आप सभी का स्वागत है हमारे इस इंडियन पॉलिटिकल थॉट के वीडियो सीरीज में, जिसमें से आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह जो पहला यूनिट है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के परिचय के ऊपर, उसके संदर्भ में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो आगे के यूनिट्स हैं उसमें जो आधुनिक भारत के जो थिंकर्स हैं उनसे जुड़े हुए एक जो थीम्स को शामिल किया गया है सिलेबस में, उस पर हम क्रमशः बात करेंगे। चलिए हम इस टॉपिक पर आगे बात करें। इससे पहले अगर आप चैनल से नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो है वह आपसे आप तक आसानी से मिल जाए। देखिए, यह जो यूनिट्स है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के परिचय के ऊपर, इसमें से हमें इस यूनिट्स के माध्यम से यह समझना है कि जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन परंपरा का जो विकास हुआ है उसका क्या संदर्भ है, आधुनिक समय में इसकी क्या विशेषताएं उभर के आती है, इसमें किस मुद्दे को शामिल किया जाता है, जो राजनीतिक चिंतक हैं आधुनिक राजनीतिक चिंतक वह किस तरीके से प्रभावित हुए हैं और उनके विचारों का क्या संदर्भ उभर के आता है। इस तरीके से हमें आधुनिक राजनीतिक चिंतन परंपरा के का अध्ययन करना है। इसमें से जब आप इस यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन लिखिएगा तो सबसे पहले आप इसके इंट्रोडक्शन में जो हमारा एंशियंट थॉट्स है, जो प्राचीन चिंतन परंपरा है, उसको संक्षेप में एक प्रकाश डालते हुए तब आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि भारत की जो चिंतन परंपरा है वह काफी समृद्ध चिंतन परंपरा रही है। जो प्राचीन थॉट्स हैं भारतीय विचारकों के, वह काफी विकसित रही है, जिसका प्रभाव वर्तमान समय के जो विचारक हैं आधुनिक विचारक हैं उनके ऊपर भी स्पष्टता से आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारे आधुनिक विचारक हैं तो जो हमारी प्राचीन चिंतन परंपरा है उसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ की बहुत सारी शाखाएं हैं जो आधुनिक समय की, वह इन विचारों के ऊपर अपने विचारों को विकसित करने के ऊपर जोर देते हैं। तो इसलिए संक्षेप में आप प्राचीन चिंतन परंपरा के ऊपर एक प्रकाश डालिएगा कि किस तरीके से इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैनिज्म, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो हमारा प्राचीन चिंतन परंपरा है, इसकी नींव को मजबूत करता है। उसके बाद आता है मध्य युग। मध्य युग के जो चिंतन परंपरा है उसमें इस्लाम का काफी गहरा प्रभाव है, और उस समय के जो भी आप विचारों को देखेंगे, चिंतनों को देखेंगे, उसमें इस्लाम धर्म का, इस्लामिक मूल्यों का, मान्यताओं का सबसे ज्यादा प्रभाव उभर के आता है। लेकिन यह यूनिट जो हमें समझना है वह समझना है आधुनिक दौर के शुरुआत के साथ साथ जो भारत की चिंतन परंपरा का विकास हुआ है, राजनीतिक चिंतन परंपरा का, उसके स्वरूप को, उसकी विशेषताओं को, उसके शाखाओं को समझना है। इसमें से हमारे यहाँ जो भारत में आधुनिक राजनीतिक चिंतन का विकास होता है उसको हम एक टाइम पीरियड में 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान मानते हैं। कुछ इतिहास की घटनाएं हैं जो अपने दिमाग में आप रखिएगा। जैसे ब्रिटिश का काफी गहरा प्रभाव है, ब्रिटिश उपनिवेश का भारत के ऊपर काफी गहरा प्रभाव है, और उसका प्रभाव सीधे का सीधे हमारे चिंतन परंपराओं के ऊपर भी दिखाई देता है। जैसे उपनिवेश का प्रभाव हर क्षेत्रों में दिखाई दिया, अर्थव्यवस्था में दिखाई दिया, संस्कृति में दिखाई दिया, पॉलिटिक्स में दिखाई देता है, राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस में दिखाई देता है। उसी तरीके से इसका भी प्रभाव हमारे चिंतन परंपराओं के विकास में भी दिखाई देता है, जिसमें से यूरोप और ब्रिटिश चिंतन परंपराओं का काफी गहरा प्रभाव है। जैसा कि हम एक नगर अगर नजर डालें तो आप मानेंगे, देखेंगे कि यूरोप में जो आधुनिक दौर की शुरुआत होती है मॉडर्न टाइम पीरियड की, वो 16वीं सदी में शुरू हो जाती है, जब वहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। इस कुछ घटनाएं हैं यूरोप की, उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, मशीनों का विकास, बाजार का विकास, विज्ञान का विकास, छापखाने का विकास, और आप बाद में आएंगे तो फ्रांस की क्रांति, उसके बाद आप आएंगे तो अमेरिका की क्रांति। ये सारी जो बदलाव है ना, वह एक तरीके से जो मध्य युग था, जो फ्यूडल टाइम पीरियड था, उससे हटाकर आपको आधुनिकता के दौर में लेकर आता है। बस इसी टर्निंग पॉइंट को आपको समझना है, चाहे आप उसको यूरोप के कंटेक्स्ट में समझिए और
या भारत के कंटेक्स्ट में समझिए कि यह जो ट्रांजिशन हुआ मेडिवल टाइम पीरियड से मॉडर्न टाइम पीरियड पर, उसकी क्या विशेषताएं हैं। बस इस विशेषताओं को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, पूरा आप चिंतन परंपराओं को समझ पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे कि, और हम यूरोप की चिंता, इस बदलाव को इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसका सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा है। क्योंकि भारत 200 सालों तक ब्रिटिश का उपनिवेश रहा है, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से शासन चलता रहा है। हमारी जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं विकसित हुई हैं वह सभी के ऊपर उसका प्रभाव है। तो उसी तरीके से जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का विकास ब्रिटिश सिस्टम से हुआ है, तो हमारा जो चिंतन परंपरा भी विकसित हुआ आधुनिक दौर में, उसके ऊपर भी पाश्चात्य चिंतन परंपराओं का, ब्रिटिश चिंतन परंपराओं का गहरा प्रभाव है। संक्षेप में आप यह ध्यान दे दीजिएगा यूरोप के कंटेक्स्ट में कि जो मेडिवल टाइम पीरियड था वह एक कृषि प्रधान व्यवस्था थी। उसमें मशीनों के द्वारा खेती नहीं की जाती थी। जो लैंड लॉर्ड होते थे वह सामंत होते थे। पूरा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वह एग्रीकल्चर बेस्ड था। जो रिलीजन था वह एक तरीके से आप देखेंगे कि रिलीजन के ऊपर जो चर्च था उसका कंट्रोल था। लेकिन 16वीं सदी 17वीं सदी के आते आते जब विज्ञान का विकास हुआ, मशीनों का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ, तो इसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट प्रोडक्शन के ऊपर पड़ा, उत्पादन के ऊपर पड़ा। और जो उत्पादन पहले एग्रीकल्चर में हाथों से होता था, लेबर से, मैन पावर से होता था, वह सीधे कन्वर्ट हो गया मशीनों से। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि धीरे धीरे उद्योगों का विकास होना शुरू हुआ। जब विज्ञान का विकास हुआ, मशीनों का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ, तो इसका सीधे के सीधे उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों के विकास होने का क्या प्रभाव पड़ा? महानगरों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ। शहरों के विकास होने से क्या हुआ कि एक नई चिंतन परंपराएं विकसित हुई। मध्य युग में जो धारणाएं थी कि राज्य को ईश्वर ने क्रिएट किया है, वह आधुनिक युग में बदलकर क्या हो गई कि राज्य को मानव ने क्रिएट किया है, व्यक्ति ने क्रिएट किया, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो के आप विचारों को देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को देखते हैं। हालांकि इसमें हमको डीप नहीं जाना है, लेकिन ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए कि जो सामंतवाद था, जो मेडिवल टाइम पीरियड था, और उससे हम मॉडर्न टाइम पीरियड पर जब हम ट्रांजिशन लाए, तो इसमें बदलाव लाने वाले कौन कौन से विचार थे, मतलब घटनाएं थी। उसमें विज्ञान, तकनीकी, मशीन, औद्योगिक क्रांति, और इसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट पड़ा विचारों के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर। और यहीं से आप देखते हैं कि यूरोप में उदारवाद की शुरुआत होती है, लिबरलिज्म की शुरुआत होती है, जिसमें से हॉब्स निकल के आते हैं, लॉक निकल के आते हैं, रूशो निकल के आते हैं, एडम स्मिथ निकल के आते हैं, जीएस स्मिथ निकल के आते हैं, टीएच ग्रीन निकल के आते हैं। और पूरे वैल्यूज में बदलाव होता है, जिसमें से आप स्वतंत्रता के ऊपर, समानता के ऊपर, न्याय के ऊपर, अधिकार के ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर, महिलाओं के अधिकार के ऊपर, इन मूल्यों के ऊपर विचारों को किया जाने लगा। इसके बाद आप देखते हैं कि किस तरीके से फ्रांस में बदलाव आया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ऊपर बात किया गया। अमेरिका में राजनीतिक बदलाव आया। तो ये जो बदलाव आया, यह एक तरीके से सामंतवाद से ट्रांजिशन करके आधुनिक दौर में हम प्रवेश कर रहे थे यूरोप के कंटेक्स्ट में। और इसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट हमारे चिंतन परंपरा पर, हमारे विचारों पर था। और एक नई विचारधारा उभर के आई जिसको हम लिबरलिज्म कहते हैं, उदारवाद की विचारधारा करते हैं। और यहीं से फिर आप देखते हैं कि उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है, साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है, और यूरोप से निकलते हुए एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में उपनिवेशों का दौर शुरू होता है। और भारत भी 200 साल तक ब्रिटिश का उपनिवेश रहा है। और भारत में भी जब हम आधुनिक दौर की शुरुआत मानते हैं, तो इसमें इस ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। ये जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है उसका हम बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। ये जो मॉडर्न थॉट्स हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, एडम स्मिथ, जीएस मिल, टीएच ग्रीन,
जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, नागरिकता, महिलाओं के अधिकार, ये सब मूल्यों का हम अधिकार मानते हैं, काफी गहरा मानते हैं। जो भारत के जो चिंतन परंपरा विकसित हुई आधुनिक दौर में, उसके ऊपर भी स्पष्टता से उभर के आती है। इसमें से जो पहला टर्म दिया गया है ना, आधुनिकता, वह यहीं से छुपा हुआ है, यहीं से निकल के आता है कि जो पहले सामंतवाद का दौर था, यानी उसको मध्य युग का दौर माना जाता है, लेकिन उसके बाद से जब हम विचारों को वैज्ञानिक मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन करने लगे, साइंटिफिक तरीके से हर चीजों का एनालिसिस करने लगे, तर्क के आधार पर मूल्यांकन करने लगे, लॉजिक के आधार पर मूल्यांकन करने लगे, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे जो ग्लोब का इंटरप्रिटेशन बदल गया। मेडिवल टाइम पीरियड पर यह मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन जब विज्ञान का विकास हुआ, न्यूटन आए, गैलीलियो आए, अलग अलग मूल्य आए, तो उन्होंने नहीं प्रूफ किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य स्थिर है। जैसे पहले धारणा थी कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन बाद में जब वैज्ञानिक का विकास हुआ तो यह माना जाने लगा कि नहीं, पृथ्वी नारंगी के समान है। भौगोलिक स्थिति क्या है, इसी के आधार पर तब भी इन सारे मूल्यों का विकास हुआ कि नहीं, मानव का जीवन है, उसके लिए स्वतंत्रता जरूरी है, समानता जरूरी है, नागरिकता जरूरी है, बंधुत्व जरूरी है, राइट्स जरूरी है, मानव अधिकार जरूरी है। और यहीं से ये जो विचार उभर के आते हैं, इसको हम आधुनिकता के विचार के रूप में मूल्यांकन करते हैं। और ये सारे विकास 16वीं सदी 17वीं सदी में यूरोप में हो रहे थे, और इसी दौर को हम यूरोप में पुनर्जागरण का भी दौर मानते हैं, रेनेसां, जिसमें से वैज्ञानिक अनुसंधान, धर्म सुधार हुए और औद्योगिक क्रांति काफी इसकी विशेषता के रूप में उभर के आई। अभी हम भारत में नहीं आए हैं, और भारत में यह भी अभी जो टाइम पीरियड है, जो हम यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं, भारत में अभी मेडिवल टाइम पीरियड है, अभी मध्य युग का दौर है, क्योंकि भारत में अभी भी वही पुराने मूल्य हैं, धर्म पर आधारित मान्यताएं हैं, विज्ञान का अभी अभाव है। लेकिन जब यूरोपियन विचारों का प्रभाव हुआ, कॉलोनीज आए, इंग्लिश एजुकेशन आया, ये लिटरेचर आए, विचार आए, तो इसका सीधे का सीधे प्रभाव पड़ा भारतीय विचारों के ऊपर, भारतीय मूल्यों के ऊपर। और यहीं से भारत में भी एक नई विचारधाराओं का विकास हुआ, नई चिंतन परंपराओं का विकास हुआ, जिसको हम आधुनिक चिंतन परंपरा के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, जिसमें से हम भी वैज्ञानिकता के आधार पर बात करने लगे, हम भी साइंटिफिक तरीके से आधार पर बात करने लगे, तार्किकता के आधार पर विचार करने लगे, व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर बात करने लगे, स्वतंत्रता, समानता के ऊपर बात करने लगे। हालांकि यहाँ पर थोड़ा क्रिटिसिज्म है भारतीय विचारकों के ऊपर, क्योंकि भारत पर ब्रिटेन का उपनिवेश था, और भारत में जो आधुनिक चिंतन परंपरा विकसित हुई, उनको लगा कि ब्रिटिश जो स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय की बात करता है, हमारे साथ बिल्कुल उल्टा करता है। तो यहाँ पर जो आधुनिक विचार विकसित हुए, एक तरीके से वह उपनिवेशवाद के विरोध में विकसित हुए, साम्राज्यवाद के विरोध में विकसित हुए। हालांकि इसके विरोध में विकसित हुआ, लेकिन आप इस चीज को बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा कि जो पाश्चात्य शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम है, जिसको आप मैकाले का जो इंग्लिश एजुकेशन देखते हैं, हालांकि इसका प्रभाव भारत के जो उच्च वर्ग थे, अभिजात्य वर्ग थे, जो जमींदार वर्ग थे, उन्हीं तक सीमित था। लेकिन उन्हीं के साथ साथ ही भारत में एक आधुनिक विचारों की भी शुरुआत होती है। और भारत में जो आधुनिकता की शुरुआत होती है, वह है 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौर में, जब भारत में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए, समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए, कुरीतियों के ऊपर बात किया जाने लगा, मानव अधिकार के ऊपर बात किया जाने लगा, नए नए मूल्य उभर के आए। तो ये जो हमारे विचारक उभर के आए, जो इन मूल्यों के ऊपर बात कर रहे थे, यहीं से भारत में भी आधुनिकता की शुरुआत होती है, आधुनिक दौर की शुरुआत होती है, और आधुनिक चिंतन परंपरा की शुरुआत होती है। इसमें से जो सबसे पहला विचारक उभर के आते हैं, राजा राममोहन राय आते हैं, जो इंग्लिश एजुकेशन की प्राथमिकता के ऊपर जोर देते हैं, जो हमारे भारत में जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करने के ऊपर जोर देते हैं। तो यहाँ से आप एक तरीके से 18वीं सदी 19वीं सदी में इन बदलावों के साथ भारत में
आधुनिक चिंतन परंपरा की शुरुआत के रूप में आप इसको मूल्यांकन कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन इसको धैर्य से जरूर सुन लीजिएगा, ताकि आपका बेसिक चीज कंसेप्ट हो जाए मॉडर्न टाइम पीरियड के संदर्भ में। 18वीं सदी से अगर पहले भारत के संदर्भ में भी बात करें, मतलब 19वीं सदी 18वीं सदी जब भारत में ये विचार नहीं आए थे, तो भारत में भी वैसे ही सामंत फ्यूडल थॉट थे। हर चीज का इंटरप्रिटेशन मिथ पर होता था, अंधविश्वास पर होता था, वैज्ञानिक मूल्य नहीं थे, साइंटिफिक तरीके से किसी भी आधार नहीं निकाले जाते थे। तो इसलिए चिंतन परंपरा पर भी इसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। तो इस तरीके से आप एक तरीके से जो ब्रिटेन में जो आधुनिक मूल्य विकसित हुए, उसका प्रभाव के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा को, जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा है, उसके संदर्भ में आप मूल्यांकन कीजिएगा। जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा है, उसकी विशेषताओं को हमने 5 भागों में बांटा है कि किस तरीके से भारत में जो चिंतन विकसित हुई, जो विचारधारा विकसित हुई, उसका प्रभाव उभर के आता है। उसमें से जो सबसे पहले हम रखा है वह है धर्म सुधार और समाज सुधार पर आधारित चिंतन परंपरा का विकास। इसमें से राजा राम मोहन राय सबसे प्रमुखता से उभर के आते हैं, जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, और जो हमारे समाज में जो कुरीतियां थी, जो धार्मिक पाखंड था, सती प्रथा का विरोध किया। इसके साथ साथ और आने वाले जो विचारक है, सर सैयद अहमद खान, राणा डे, केशव चंद्र सेन, ये भारतीय समाज को काफी विवेकपूर्ण तरीके से व्याख्या करने के ऊपर जोर देते हैं। ज्योतिबा फुले जाति प्रथा में जो कुरीतियां थी, जो भेदभाव था, उसको समाप्त करने के ऊपर जोर देते हैं। जैसे अंबेडकर का आप देखेंगे कि दलित प्रथा, दलितों के साथ जो अस्पृश्यता की जा रही थी, उसको समाप्त करने के ऊपर जोर देते हैं। लेकिन इन कुरीतियों के साथ साथ एक इसमें एक और विशेषता, एक शाखा उभर के आई, वह थी धार्मिक पुनरुत्थानवाद का। जो भारत की, जैसे हम बोल रहे थे ना, बता रहे थे कि जो प्राचीन परंपरा है, चिंतन परंपरा, उसको नकारता नहीं है, उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। जैसे आप दयानंद सरस्वती को देख सकते हैं, जो वेदों की ओर लौटने की बात करते हैं। उनका मानना है कि जो हमारे प्राचीन चिंतन है, जो प्राचीन विचार है, प्राचीन मूल्य है, वह काफी प्योर है, शुद्ध है। अगर हम वहां तक पहुंच पाएंगे तो हम सही, हमारा विकास हो पाएगा। तो इस संदर्भों में इसका मूल्यांकन उभर के आता है। उसके बाद आप दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, रामाकृष्ण मिशन, जिसमें विवेकानंद की भूमिका उभर के आती है, ये सभी जो भारत के जो धार्मिक मूल्य थे, उसके पुनरुत्थान की बात करते हैं। बी डी सावरकर के विचारों से आप इसको मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में भारत की जो चिंतन परंपरा है, आधुनिक चिंतन परंपरा, उसका जो पहला स्टेज है, वह इन विचारकों के माध्यम से उभर के आता है 18वीं सदी में। और यहीं से भारत में पुनर्जागरण का दौर भी शुरू होता है। धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलनों के माध्यम से एक आधुनिक विचारों की शुरुआत होती है। दूसरी विचार परंपरा विकसित होती है, वह है उदारवादी चिंतन परंपरा की। जो उदारवादी चिंतन परंपरा ब्रिटेन में विकसित हुई थी, उसका काफी गहरा प्रभाव भारत के इंग्लिश पढ़े लिखे मध्य वर्गों के ऊपर पड़ा। जब भारत का उपनिवेश आया, यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन को उसने एस्टेब्लिश किया। यहाँ के लोगों ने जब उस मूल्यों को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, उस एजुकेशन सिस्टम को समझना शुरू किया, तो ये मूल्य, जो उदारवादी चिंतन धारा थी, उससे काफी प्रभावित हुए। और भारत की एक बहुत सारे विचारक जो उदारवादी मूल्यों पर उभर कर आए, जिनका सबसे ज्यादा योगदान विचार था, उनकी मान्यता थी कि औपनिवेशिक एजुकेशन प्रणाली को भारत में मजबूत किया जाए, औपनिवेशिक संस्थाओं और मूल्यों को स्थापित किया जाए। क्योंकि इनका मानना था कि इसी के माध्यम से हमारा विकास हो सकता है। आप इतिहास में भी इस चीजों को पढ़े होंगे। इनका मानना था कि भारतीय पारंपरिक संस्थाएं और जो मूल्य हैं, वह भारत के विकास के लिए सही नहीं है। हालांकि यह मानते थे कि भारत
में जो ब्रिटिश है या उपनिवेशवाद के माध्यम से शोषण किया जा रहा है, जैसे दादा भाई नौरोजी ने इसके व्याख्या की थी, लेकिन इसका खुलकर विरोध नहीं करते थे। इसके साथ साथ ये उच्च वर्गों के प्रश्न को ही सिर्फ उठाने की कोशिश करते थे, और जो निम्न वर्ग का है उसके मुद्दों पर ये बात करने की कोशिश नहीं करते थे। इन विचारकों की श्रेणी में आप राजा राम मोहन राय, एस एन बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सैयद सैयद अहमद खां, महादेव गोविंद रानाडे आदि आधुनिक विचारकों को आप रख सकते हैं, जो उदारवाद के विचारों से काफी प्रभावित थे और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश संस्थाएं, उपनिवेशिक संस्थाओं को भारत के विकास के लिए काफी इम्पोर्टेंट मानते हैं और इसकी प्रासंगिकता के ऊपर जोर देते हैं। इसी दौर पीरियड में अंबेडकर और फूले भी आते हैं, जो ब्रिटिश संस्थाओं के माध्यम से जाति प्रथा को समाप्त करना, अस्पृश्यता को समाप्त करना इत्यादि मूल्यों के ऊपर जोर देने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से एक चिंतन परंपरा विकसित होती है। उसके बाद से हम अगले कड़ी में देख पा रहे हैं कि राष्ट्रवाद की चिंतन परंपरा का भी विकास उभर के आता है। यह भी आधुनिक भारत के काफी महत्वपूर्ण एक शाखा है, जिसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध के ऊपर जोर दिया गया है, स्वशासन के ऊपर जोर दिया गया, विदेशी शासन का विरोध किया गया और राष्ट्रवाद की प्राथमिकता को ऊपर जोर दिया गया। इनके अंतर्गत जो विचारक हैं, आधुनिक विचारक हैं, उनका मानना है कि जो ब्रिटिश है वह भारत के आर्थिक दोहन का प्रमुख कारक है। हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं का आह्वान करना चाहिए, और स्वदेशी आधार पर हमें देश का विकास करना चाहिए। इस विचारकों की श्रेणी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल इत्यादि आते हैं। यह जो शाखा विकसित हुई, चिंतन परंपरा विकसित हुई, वह राष्ट्रवादी चिंतन परंपरा के श्रेणी में इसका विकास होता है। एक और भारत में चिंतन परंपरा विकसित हुई है, वह है समाजवादी चिंतन धारा। हालांकि इसको 3 श्रेणी में बांटकर हम अध्ययन करते हैं समाजवादी चिंतन धारा का, और इसका काफी रेलिवेंट है और आज भी रेलिवेंट है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत में मार्क्सवाद का प्रभाव है, समाजवाद का प्रभाव उभर के आता है। इस चिंतन धारा का जो मूल धारणा है वह भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध के रूप में उभर के आया, क्योंकि इसका मानना था कि ये एक शोषणकारी नीतियां हैं, एक पूंजीवाद के माध्यम से शोषण करती है, समाज में एक वर्ग व्यवस्था को एस्टेब्लिश करती हैं। एक तरीके से आप जो मार्क्सवाद की विचारधारा है उससे प्रभावित होकर यह विचारधारा उभर के आई थी। 1925 में भारतीय मार्क्सवादी दल की स्थापना होती है और ब्रिटिश उपनिवेश को शोषण का प्रमुख आधार मानते हैं, और इसी आधार पर यह अपना मूल्यांकन करते हैं, अपने विचारों को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेनिन के विचारों का इनके ऊपर काफी गहरा प्रभाव उभर के आता है। भारत में जो समाजवादी शाखा का विकास हुआ है, एक तरीके से उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्रांतिकारी समाजवाद, जिसके अंतर्गत भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त इत्यादि विचारक आते हैं, जो क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से अपने विचारों को विकसित करते हैं। उसके बाद आता है मार्क्सवादी समाजवाद, जिसमें एम.एन. रॉय, लेनिन के विचारों को शामिल किया गया है, और एम.एन. रॉय जो प्रमुख विचारक हैं, इनके ऊपर लेनिन के विचार, मार्क्सवाद के विचार का गहरा प्रभाव है। और अगला विचार है कांग्रेसी समाजवाद का। यह कांग्रेस से अलग होकर एक समाजवादी धारा विकसित हुई, जिसमें से आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया इत्यादि प्रमुखता से उभर के आते हैं, और यह आधुनिक भारत के काफी प्रमुख विचारक हैं। इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय आधुनिक विचारों को विकसित करने के ऊपर। इनकी जो मूल विचारधारा है, जो मूल धारणा है, वह है कृषि अर्थव्यवस्था, भूमि के पुनर्गठन, विकेंद्रीकृत सहकारी कृषि और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के ऊपर, जिसमें राम मनोहर लोहिया भी इस पर काफी प्रमुखता से बात करते हैं। आगे जब हम बात करेंगे टॉपिक पर राम मनोहर लोहिया के संदर्भ में, तो इस पर बात करेंगे। इसके बाद एक प्रमुख विचारधारा का विकास हुआ भारत में, जिसको आप गांधीवादी चिंतन धारा के रूप में समझ सकते हैं।
इसके जो प्रमुख चिंतक हैं, विचारक हैं, वह महात्मा गांधी हैं और इनका भी भारतीय आधुनिक भारत के विचारों में काफी प्रभाव है। जिन्होंने स्वराज की अवधारणा को विकसित किया, कुटीर ग्राम और कुटीर अर्थव्यवस्था के ऊपर जोर दिया, भारी मशीनों का विरोध किया, सर्वोदय की विचारधारा के ऊपर जोर दिया। गांधी का मानना था कि दल रहित जो राजनीति है उसको समाप्त करके, दलों की राजनीति को समाप्त करके दल रहित कर देना चाहिए। इसी से हमारे समाज का विकास हो पाएगा। तो इस तरीके से जो भारत के आधुनिक राज्य चिंतक हैं, आधुनिक भारतीय विचारक हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं उभर के आती है, जिसके माध्यम से हम इसका मूल्यांकन कर पाते हैं और इस चीज़ों को समझ पाते हैं। एक तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि पूरा जो भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा है वह 3 तरीके से उभर के आता है। एक, जो हमारा मूल सभ्यता संस्कृति है, वेद है, उपनिषद है, इनकी मान्यताएं हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक विचारधारा, एक थिंकर्स की श्रेणी उभर के आती है, जिसमें से आप विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जो हमारे समाज सुधारक रहे हैं, उनको आप रख सकते हैं, जो इस धार्मिक, जो भारत, जो हिंदू विचार हैं उसके पुनरुत्थान की बात करते हैं। उसके बाद समाज सुधार, धर्म सुधार आंदोलनों की शुरुआत होती है। राजा राम मोहन राय, जो हमारे समाज में जो कुरीतियां रह गई हैं, जो धार्मिक मान्यताओं में जो कुरीतियां हैं, उसको बदलाव लाकर इसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। और एक विचारधारा है जो ब्रिटिश मूल्यों से, उदारवादी मूल्यों से प्रभावित होकर उभर कर आती है, और एक विचारधारा का विकास होता है जो मार्क्सवाद की विचारधारा से उभर के आती है, और एक अगला गांधीवाद की विचारधारा से उभर के आती है। तो इस संदर्भ में हमारे यहाँ जो आधुनिक भारतीय चिंतकों, विचारकों का जो परंपरा है उसका विकास होता है। और इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिसके ऊपर इन्होंने काफी गंभीरता से अपने विचार दिए हैं। चाहे सभी भी आधुनिक विचारक जो हैं, व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध के ऊपर, व्यक्ति और प्रकृति के बीच के संबंध के ऊपर, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद के सिद्धांत के रूप में मूल्यांकन किया है। राज्य और धर्म का मूल्यांकन किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का काफी गंभीरता से मूल्यांकन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू के आप विचारों को आप पढ़ेंगे तो आधुनिक विचारक में, तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को काफी गंभीरता से मूल्यांकन किया है। सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूल्यांकन किया गया है, और आर्थिक विकास का जो मॉडल है उसको हमारे जो आधुनिक विचारक हैं उन्होंने मूल्यांकन किया है। तो इस तरीके से आप भारत के जो आधुनिक विचारक हैं उसके विचारों को, उनके संदर्भों को समझ सकते हैं। आई होप आप इस विषय को समझ पाए होंगे। यह जो यूनिट है, हमारा आगे का जितना भी टॉपिक है, यूनिट है, उससे कोरिलेट करके है। जितने भी हम आगे थिंकर्स को पढ़ेंगे, इस इस यूनिट में आप उसको कोरिलेट करके लिखिएगा। चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, विवेकानंद हो, इकबाल हो, गांधी हो, अंबेडकर हो, ज्योतिबा फूले हों, जो भी थिंकर्स हैं और उनकी विचारधारा है, उन सारे विचारों को आप इसमें कोरिलेट करके अध्ययन कर सकते हैं, और जो आधुनिक भारतीय परंपरा है उसके भी संदर्भों का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। आई होप आपको विषय समझ में आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।